हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अरुण भाटी स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल अरुण ट्यूशन क्लास में। उम्मीद करता हूं आप जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एनसीईआरटी गणित क्लास 10 का चैप्टर 4, जिसे हम द्विघात समीकरण बोलते हैं, करा रहे हैं। उसकी हम एक्सरसाइज 4.1 कर चुके हैं। एक्सरसाइज 4.2 के बारे में हम छोटी छोटी 2 क्लासें ले चुके हैं। आज लास्ट क्लास है। इसमें हमें 3 सवाल करीबन बचे हुए हैं। उन सवालों को आराम से आपको बहुत अच्छी तरह से समझाकर और फिर आज के लिए मैं एक्सरसाइज 4.2 समाप्त कर दूंगा और कल से हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए। तो समय ना लेते हुए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको सवाल समझ में आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलते हैं तो सवाल पर। सवाल क्या है हमारा आज का पहला सवाल, और वैसे चौथा सवाल है। क्या लिखा है मैंने? क्लास 10 मैथ द्विघात समीकरण 4.2, प्रश्नावली 4.2। चौथा सवाल क्या कहने वाला है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ये बस क्या है समझना है। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक के बाद एक, मतलब क्रम। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो ये भी क्रम से है। अगर मैं बोलू सम संख्या है, क्रम से बोलो सम 2 4 6 8 10 12 14। मैं बोलू विषम संख्या, क्रम से बोलो 1 3 5 7 9 11 13, वो विषम संख्या क्रम से है। सम संख्या 2 4 6 8 10, वो क्रम से है। अगर मैं डायरेक्टली यही बोलूंगा क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो जिसके हर किसी के बाद बराबर अंतर हो, हर किसी के बाद बराबर अंतर हो, उसे हम क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आइए तो हल करते हैं हम। इतनी बात समझ में आई है? हल माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो माना पहला धनात्मक पूर्ण। वैसे आपको ये पता है धनात्मक पूर्णांक होता क्या है? बराबर एक्स है। ठीक है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर एक्स है। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक मैंने आपको बताए थे। माइनस वाली संख्याएं सारी ऋणात्मक पूर्णांक होती है, प्लस वाली सारी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती है। और जीरो नहीं ऋणात्मक नहीं धनात्मक, वो खाली पूर्णांक होती है। ठीक है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग ये है। तो मैंने माना पहला धनात्मक पूर्णांक एक्स है, मान लिया है। और मैंने माना दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर, जब मैं कह दूं पहला एक्स है तो दूसरा क्या होगा? जैसे पहली संख्या एक है, दूसरी संख्या क्या होगी? दो होगी। दो में कितना बढ़ा या कितना जोड़ दिया मैंने? एक में कितना जोड़ दिया तो दो हो गया, एक जोड़ दिया ना। तो ऐसे ही जब पहला धनात्मक पूर्णांक एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस 1 होगा, दूसरा तीसरा एक्स प्लस 2 होगा, एक्स प्लस 2 होगा तीसरा, चौथा एक्स प्लस 4 होगा, पांचवा एक्स प्लस, ऐसे ही बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। पहला एक्स, दूसरा एक्स प्लस 1, तीसरा एक्स प्लस 2, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। वो ही पूर्णांक होगा। माना पहला पूर्णांक एक्स और माना दूसरा पूर्णांक बराबर एक्स प्लस 1। ठीक है, अब कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो ये पहला है, पहला क्रमागत पूर्णांक है, ये दूसरा क्रमागत पूर्णांक है। दोनों के वर्ग करके यार उनको गुणा कर दो। वर्गों का योग है, गुणा नहीं करनी। इनके वर्ग करो और उनको जोड़ दो, 365 के बराबर आना चाहिए। करो एक्स इसका वर्ग प्लस एक्स प्लस 1 इसका वर्ग, और बराबर किसके है? 365। यही बात समझ में? करो वर्ग, एक्स का वर्ग करूंगा तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस इसका फॉर्मूला ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलेंगे। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला खोलो, ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एक का स्क्वायर एक प्लस 2ab 2, देखो लिख देता हूं मैं, प्लस 2 ए का मान एक्स, बी का मान ए, 2ab बराबर 365। आगे 365 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस प्लस 1 है ना ये, मैं इसे अभी बाद में ले जाऊंगा, पहले इसे कर लू मैं। 2 की गुणा में एक्स में करूँ 2x, 2x गुणा 1 में करूँ 2x प्लस का 2x
ये प्लस का 1 इधर चला जाएगा, प्लस का 1, ये प्लस का 365 है, इधर आएगा तो माइनस का 365 हो जाएगा, हो गया माइनस का 365 बराबर 0। हाँ जी, और देखो 2x² 2x² प्लस 2x ये प्लस का 1 है, माइनस का 365 है, तो माइनस का 364 बचेगा, एक काम हो जाएगा ना। हाँ जी होगा। अब देखो बन गई द्विघात समीकरण। एक चीज और है कि देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये भी 2 से कट जाएगा, जिसमें कोई चीज कॉमन हो, कॉमन माने भाग करना, न कहोगे तुम जी वैसे कॉमन लेते थे, वैसे लेते थे, वहां भी लेंगे, पर लेकिन जब यही शुरू में ही हो तो शुरू में ही कॉमन लेके और इसे हल्का कर सकते हैं सवाल को। देखो 2 कॉमन ले लिया मैंने, ले लिया, तो x² बचेगा यहाँ, हाँ जी, प्लस यह खाली x बचेगा, हाँ जी, माइनस 2 से 2 एकम 2 बचा 1, 16 हो गया, 2 8 16, 2 दूनी 4, 182 बराबर कितना आया, अभी 2 गुणा में है, इधर 0 के जब भाग में जाएगा कट जाएगा, x² प्लस x माइनस 182, x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। 182 के ऐसे गुणनखंड करो क्योंकि पहले तो इसकी फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, फर्स्ट कुछ है नहीं, एक आएगा, जहाँ कुछ नहीं होता वहां एक होता है। 182 की जब मैं एक में गुणा करूंगा तो 182 के ऐसे गुणनखंड जो घटके एक आ जाए, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं दे रखा ना, कुछ नहीं दे रखा ना बी की जगह, जब कुछ नहीं दे रखा तो वहां घटके एक आना चाहिए। घटके एक कैसे आएगा, अभी मैंने किया था 182 गुणनखंड किए थे आपके सामने, फिर कर दूं 2 से 2 नाम 18, 2 एकम 2, 7 से 13 बार, 13 से एक बार, 7 दूनी 14 और 13, 14 माइनस 13 कर दूं मैं, 14 गुणा 13 कर दूं तो 182 आ ही रहा था, अब 14 माइनस 13 कर दूं तो मैं एक आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो वही एक लाना है। इस एक की जगह जहाँ एक एक्स आएगा उसकी जगह हमें 14 माइनस 13 लिखना है, लिख दो x² प्लस कोष्टक में 14 माइनस 13, अभी कहोगे नहीं 14 माइनस 13 कहाँ से ले आए, एक लाने के लिए एक कहाँ पे है, जहाँ कुछ नहीं होता वहां एक होता है, बी का मान है एक है, और जब बी का मान एक है तो हमको 14 माइनस 13 करना पड़ेगा इसके अनुसार, तो गुणा करके 182 आना चाहिए, घटा के एक आना चाहिए, घटा के एक आना चाहिए, कुछ नहीं है तो एक आना चाहिए। अब x का x माइनस 182 का 182 बराबर 0, करो गुणा करो, x² का x² प्लस 14 x प्लस माइनस माइनस 13 x माइनस 182 बराबर 0। अभी बिल्कुल ऐसा सवाल अभी तो क्या था, कॉमन लिए थे, x कॉमन ले दो, बचेगा x प्लस 14 और माइनस 13 कॉमन ले दो, बचेगा x माइनस है प्लस हो जाएगा, x प्लस 14 बराबर 0, बिल्कुल 13 से 14 बार करता है, देखो 13 कम 13 बचा 5, 52 होगा, 13 चौका 52 कट गया, एक इन दोनों में से आएगा और एक x माइनस 13 ये आएगा और एक x प्लस 14 ये बराबर 0। अब देखो आपको पता है कि जब मैं इसके बराबर 0 रखूंगा माइनस वाले के तो मान प्लस में आएगा, हाँ जी प्लस में आएगा, और प्लस में आएगा तो पूर्णांक हमेशा प्लस में ही होता है, धनात्मक पूर्णांक प्लस में होता है। और जब मैं 14 x प्लस 14 बराबर 0 रखूंगा तो ये प्लस की चीज हो जाएगी माइनस 14 हो जाएगी, माइनस 14 हो जाएगी तो धनात्मक पूर्णांक तो बचेगा ही नहीं, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, तो हमें धनात्मक पूर्णांक बताना है, तो इसलिए x माइनस 13 बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर 13 आ गया, x बराबर 13। जब x बराबर 13 आ गया है, एक संख्या 13 हो गई, दूसरी संख्या क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1 x का मान 13 प्लस 1 कितना आया 14, क्या क्या आंसर आ गए, एक तो आ गया 13, एक आ गया 14, यही आ देखो क्रमागत है या नहीं है, 13 के बाद क्या आता है 14, क्रम से ही था, इसीलिए क्रमागत बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई। ये आज का पहला सवाल और एक्सरसाइज 4.2 का चौथा सवाल है। उम्मीद करता हूँ, देखो क्या था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। माना पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लिया मैंने, जो कुछ नहीं बता तो, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक मैं x प्लस 1 मान लूंगा। देखोगे x प्लस 1 कैसे मान लोगे, जब पहला मैंने x मान लिया और क्रमागत है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक ये है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्रमागत है, क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि अगली संख्या लाने के लिए हमें प्लस 1 करना होता है, तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों के वर्गों का योग 365 है, x का वर्ग किया मैंने प्लस x प्लस 1 का वर्ग किया, x का x स्क्वायर, इसका फॉर्मूला खोल दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
बराबर 365 रख दिया जो दे रखा है। किया मैंने सॉल्व, तो ये आ गया, ये वाला आया समीकरण। इसमें दो कॉमन था, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, दो कॉमन ले दिया, दो से भाग दूंगा तो एक्स स्क्वायर, दो से भाग दूंगा तो एक्स, दो से भाग दूंगा, दो एकम दो, बचा एक, 16, दो से 16, दो दूनी 4 बराबर 0। ये मैंने यहाँ रख दिया। अब इसके मैंने गुणनखंड किए, गुणनखंड ये एक तो है एक्स माइनस 13, एक है एक्स प्लस 14। प्लस वाली चीज जब बराबर 0 के बराबर में रखते हैं तो माइनस में जाती है, और माइनस वाला हमें लेना नहीं है क्योंकि ये कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, तो इसलिए हमें प्लस वाली चीज लेनी है। तो एक्स माइनस 13, माइनस वाली चीज जब बराबर से इधर जाती है तो प्लस की हो जाती है, एक्स प्लस 13। एक संख्या हो गई एक्स प्लस 13 पहला पूर्णांक, और दूसरा एक्स प्लस 1 और करोगे इसमें तो 13 प्लस 1 बराबर 14। एक पहला 13 होगा, दूसरा 14। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, अगले सवाल पर क्या है अगला सवाल, ये है अगला सवाल। देखो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज बोलते हैं 90 डिग्री को, 90 डिग्री बोले तो देखो ये होता है समकोण त्रिभुज, ये होता है समकोण त्रिभुज। ये तो बोलते हैं 90 डिग्री। ये ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी। ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। ठीक है, ये मत कहना कि आधार बड़ा लग रहा है छोटा लग रहा है, चित्र पे मत जाना। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है। कर्ण किसे बोलते हैं इसे, ये 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, अन्य दो भुजाएं कैसे ज्ञात करेंगे। देखो, जब भी ऐसा कोई सवाल आता है और उसमें समकोण त्रिभुज दे रखा हो, उसमें कोई एक भुजा दे रखी हो या दो भुजा दे रखी है, तो तीसरी भुजा पूछे, तो हमेशा आपको क्या करना है, तो हमेशा आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, वो लगाने हैं। कैसे लगाएंगे, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या कह रहा है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, ये ऊंचाई इसके आधार से, इस वाले आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो आधार तो एक्स होगा ना, इससे 7 सेंटीमीटर कम है तो ये एक्स माइनस 7 होगा। ये बस समझ क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई इसके आधार से, ये आधार है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। हमें ऊंचाई के बारे में बता रखा है कि ऊंचाई से है कम, क्या मतलब आधार से कम है ऊंचाई। तो आधार मैंने एक्स मान लिया, ऊंचाई मैंने एक्स माइनस 7 मान ली क्योंकि आधार से कम हो गई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आओ अब मैं करता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से हल। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि AC स्क्वायर, AC AC का होल स्क्वायर बराबर होता है AB के होल स्क्वायर के, AB के होल स्क्वायर के और प्लस BC के होल स्क्वायर के, BC के होल स्क्वायर। अगर दूसरी भाषा में मैं लिखूं तो दूसरी भाषा में क्या लिखूंगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। ये जो कर्ण का स्क्वायर है ये इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर आएगा। करो तो करो, देखो कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दे रखा है, लंब बोलते हैं इसे एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है एक्स, तो एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर। देखो कैसे करेंगे, एक्स का होल स्क्वायर, 13 का वर्ग कितना होता है 169, 169। आपको कम से कम 25 से 30 तक, मतलब 2 से लेकर 30 तक वर्ग याद करने होंगे और 1 से लेकर 15 तक घन याद करने होंगे, मतलब क्यूब। 13 का वर्ग कितना होता है 169 बराबर, ये फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना है। हाँ, तो ए माइनस बी का बना है, तब करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 49 माइनस 2ab, 2 ए का मान x, बी का मान 7 हो गया ए बी, और प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाओ। ये अब इसे मैं इधर लिख देता हूँ 169 को, हाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, देखो ये प्लस का 49 है और ये 2
तो बोला एक्स में 2x, 2 सत्ते 14, 14x हो जाएगा माइनस का 14x। देखो एक एक्स और एक एक्स, 2x² हो जाएगा, 2x² माइनस 7 दूनी 14x और प्लस 49, और ये बराबर में है ही 169। अगर मैं बोलूं कि ये प्लस में है, इधर इधर लाके मैं इसे माइनस में ले आऊंगा, तो कैसे करूंगा मैं? 49 रहने दो पहले एक बार, तो 2x² माइनस 14x और प्लस 49, और प्लस का इधर आके माइनस 169 बराबर 0 करो अब। तो 2x² माइनस 14x और प्लस का 49 है माइनस का 169 है, 9 में से 9 गया तो 0 0, 6 में से 4 गया तो 2 2, एक का 1, और चिन्ह का माइनस का चिन्ह माइनस का जाता है। आगे बात समझ में? बराबर 0, 2x² माइनस 14x माइनस 120, क्योंकि 120 ज्यादा है 49 से, कितना ज्यादा है? 120 ज्यादा। तो क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गई। करो वही काम जो हम पहले करते थे। एक चीज और देख लो, देखो यहाँ भी दो है, 2 सत्ते 14, 2 कॉमन है, 2 छक्के 12, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ। देखो ले दिया मैंने 2 कॉमन, x² बचेगा, x² माइनस 2 सत्ते 14, x² माइनस 2 का भाग में 14 में दूंगा, 2 सत्ते 14 7 है, माइनस माइनस 12 में भाग दूंगा, 2 छक्के 12 बराबर भी दे दिया मैंने कॉमन। क्या लिया? 2 गुणा में भाग में जाएगा तो खत्म हो जाएगा, बचा क्या? x² माइनस 7x प्लस 7, ठीक है, प्लस 7 नहीं, माइनस का है ये, माइनस का है ये, प्लस का कहां से आ गया? माइनस का है ये, माइनस का 120 था तो माइनस का ही तो होगा ना, माइनस का है। करो बराबर 0। अब देखो 60 की गुणा करो आगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, आगे कुछ नहीं है तो एक तो है, 60 एकम 60, 60 के ऐसे गुणनखंड जो घट के 7 आए, घट के 7 आए, तो 12 पंजे 7, 12 में से 5 गया तो 7। देखो x² माइनस 7 किस जगह लिखता हूं मैं? 12 माइनस 5, गुणा करूं मैं इनकी तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, घटाऊं तो मैं 7 हो जाएगा, घटाऊं तो मैं 7 हो जाएगा। 60 के ऐसे गुणनखंड जो घटा के 7 आए, तो 12 पंजे 60 गुणा तो हो गए, और 12 में से 5 गया तो 7 आ गया, हो गया ना, माइनस 60 बराबर 0। गुणा कर दो, x² माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0। करो कॉमन ले लो, यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 12 बचा, प्लस 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 से भाग करेंगे तो 12, 12 पंजे 60 जी। अब देखो एक तो हो गया x माइनस x प्लस 5, x प्लस 5, और एक हो गया x माइनस 12। अब मैं माइनस वाले को जब भी नहीं ले सकता, माइनस वाले क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि देखो मान माइनस में फिर ये रखने नहीं, प्लस वाले देखो ये x प्लस 5 है, जब मैं इसके बराबर 0 रखूंगा तो माइनस में आएगा, तो मैं इसमें मान रख ही नहीं रहा, मैं इसमें रख रहा हूँ माइनस वाले में, x माइनस 12 बराबर 0 रखूंगा तो माइनस का 12 इधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा, तो x बराबर 12, x का मान कितना आ गया? 12, x कहां दे रखा है? ये रहा, x का मान कितना आ गया? 12, और x माइनस 7, x माइनस 7, x माइनस 7, x का मान कितना है? 12, माइनस 7 करेंगे तो कितना आ गया? 5, तो ये आ गया 5, ये 5, ये बस मैंने, ये 12 था और ये 5 आ गया। उम्मीद करता हूं तो लंब बराबर 5 तथा आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, यही आंसर, यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, समकोण त्रिभुज बनाया, एक भुजा दे रखी थी 13, कर्ण दे रखा था। कर्ण क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम में कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब हमें पता नहीं था, आधार हमें नहीं पता था, हमें ये पता था कि आधार जो है लंब से, या फिर मैं ये कहूँ लंब जो है आधार से 7 कम था, तो आधार मैंने x मान लिया और ये मैंने 7 कम कर दिया, x माइनस 7, और फिर इन दोनों का वर्ग करके जब जोड़ोगे तो इसके वर्ग के बराबर आएगा, तो कर्ण के वर्ग के बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मान रखा किया मैंने, तो ये द्विघात समीकरण बन गई।
इसमें 2 कॉमन लेके मैंने ये किया, इसमें जब मैंने द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करे, मूल इसके आए x+5 और x-12। x+5 को मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि ये माइनस में आएगा, प्लस की चीज बराबर से इधर जाएगी, माइनस में आती है। मैंने माइनस वाली चीज ली, x-12 12 बराबर 0, तो माइनस का 12 इधर जाके x बराबर 12 प्लस का 12 हो जाएगा। अब x का मान, x क्या था, आधार माना था, x का मान 12, तो आधार कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और लंब कितना माना था मैंने x-7, x-7, x का मान 12, 12 में 7 गया तो 5, लंब आ गया 5। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और चलते हैं अगले सवाल पे, आज का अगला और लास्ट सवाल, और एक्सरसाइज 4.2 समाप्त। ठीक है, चलते हैं इस सवाल पे। आइए, अभी तक हम 2 सवाल कर चुके हैं आज के, मतलब चौथा और 5वां, और 6ठा सवाल है द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट सवाल है। और ऐसा मैं एक सवाल आपको करवा भी चुका हूं कल, कि जो मैंने बोला था कि उदाहरण नंबर 1 में एक की समस्याओं का समाधान करो, उसमें दूसरा सवाल ऐसा ही था। क्या था, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ, यहाँ बर्तनों की बात कर रहा है, बर्तनों का निर्माण करता है, वहां खिलौना का निर्माण करता था, वहां बर्तन और खिलौना का अंतर है। सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ी संख्या अलग है। ठीक है, ऐसा ही होगा जैसा हुआ था। ठीक है, तो मैं करना शुरू करता हूँ। देखो हल लिख दूं पहले मैं। हाँ, क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ कितने होते हैं पता नहीं, तो मैं समझ लेता हूँ। माना माना एक दिन में निर्मित या निर्माण किए हुए, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x है। क्या लिखा है मैंने, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x है, ये लिखा था। एक दिन में कुटीर उद्योग, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, मतलब कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, मैंने भी ये लिखा है। माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x है। x कितना होता है पता नहीं, कितना होता है, कितना भी हो सकता है, तो मतलब कुछ कुछ कहे पता ना हो जिस चीज के बारे में, तो x मान लेते हैं। एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो वो मैंने मान लिया x, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, अब और माना एक बर्तन को निर्मित, या एक बर्तन का निर्माण करने में, निर्मित लिख दूं, एक बर्तन को निर्मित करने की लागत, अगर मैं कहूं वो कितनी होगी, जब माना एक बर्तन एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x है, और एक बर्तन को निर्मित करने की जो लागत है वो कितनी है, बोलता रहा है कि एक, प्रत्येक नग बोल दूं मैं इस बर्तन का, नग, इसने है नग बोल दिया है इसे। देखो, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन निर्मित करता है, निर्माण करता है, तो कितने निर्माण करता है, तो x मान लिया मैंने। वो एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो प्रत्येक नग की मतलब एक नग की निर्मित करने की लागत, मतलब उसे बनाने की जो लागत है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, एक दिन में कितने बर्तन निर्माण किए थे, x किए थे, उस x के 2 गुने से 3 अधिक है, इसके 2 गुने से, मैं ऐसे लिखूं, x के 2 गुने से 3 अधिक है। हाँ जी, 3 अधिक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x प्लस 3, इतना है कि नहीं। क्या बोल रहा है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी थी, x के 2 गुने, तो 2x से 3 अधिक है तो प्लस 3, 2x प्लस 3 अधिक 3, यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपए है। अब कह रहा है कि कुल लागत 90 रुपए है। मैंने अभी समझाया था कि जब कुल बर्तन है x, और एक बर्तन है, एक नग की कीमत है 2x प्लस 3, तो मैं एक बर्तन की कीमत से जितने सारे बर्तन बने हैं, या एक नग की कीमत से जितने सारे बर्तन बने हैं उसमें गुणा कर दूंगा तो कुल लागत आ जाएगी। जैसे कि मैं बोलूं कि एक पेन 5 रुपए का, तो 5 पेन 25 रुपए के, 5 पेन से 25। अब कहोगे जी 25 कैसे कर दिया, गुणा हुई है ना। ऐसे ही जब एक नग की कीमत पता है, और कुछ हमें कुछ है, और हमें एक दिन में बनने वाले जो बर्तन है उनका बारे में जानकारी है,
वो x दे रखा है, तो इन दोनों गुणा करो और बराबर रख दो 90 के। कैसे? x क्या है? x है एक दिन में बनने वाले बर्तन है, निर्मित होने वाले बर्तन। एक दिन में इतने बर्तन बनते हैं, हाँ जी। और एक बर्तन की कीमत कितनी है? 2x प्लस 3, इतनी कीमत है। ये टोटल बर्तन है जितने बनते हैं एक दिन में, हाँ जी। ये एक बर्तन की कीमत है, गुणा कर दूंगा मैं तो पूरी लागत आ जाएगी ना, जितने भी सारे बर्तन एक दिन में बनते हैं उनकी कुल लागत आ जाएगी। हाँ जी, कुल लागत कितनी है? 90 रुपया। 90 रुपया कर दो सॉल्व। एक्स की गुणा में 2x करूंगा तो 2x² प्लस 3x, ये 90 प्लस का इधर आके माइनस का 90 हो जाएगा बराबर 0। एक्स की गुणा 2x में की तो 2x², एक्स की गुणा 3 में की तो प्लस 3x माइनस 90, क्योंकि प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 90। फर्स्ट इनको लास्ट करते हैं, 90 की गुणा 2 में करनी होगी पहले, 90 गुणा 2 में करेंगे, है ना। 90 गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। 180 की गुणनखंड करेंगे हम, 180 गुणनखंड करेंगे। 2 से काटा 90 बार, 2 से काटा 45 बार, 3 से काटा 15 बार, 3 से काटा 5 बार, 5 से काटा 1 बार, करो 5 किया 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, 15 माइनस 12 आ गया ना 3। 2x² प्लस 15 माइनस 12 x माइनस 90, ये रहता है इतना ही है, 90 बराबर आ गया। गुणा कर दो, 2x² प्लस 15x प्लस माइनस माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। यहां से यहां तक कॉमन लेते हैं और यहां से यहां तक कॉमन लेते हैं। देखो अगर मैं 2 कॉमन लूं तो यहां तो कुछ है नहीं, 2 कॉमन लेने 15 है या तो x यहां भी x यहां भी है, तो मैं x कॉमन ले लेता हूं। देखो x कॉमन लिया मैंने, बचा क्या? 2x प्लस 15, x तो चला गया, 2x प्लस 15 बचा अंदर, 2x प्लस 15 बचा अंदर। फिर क्या? माइनस, यहाँ 12 है, 12 का भाग 90 में तो नहीं जाता, नहीं जाता। और वैसे ही हमको पता है कि हमें पहले की जैसा बनाना है, पहले की जैसा बनाना है तो क्या करना होगा? हमें तो अंदर 2 लाना होगा। ये 12 है तो 6 से भागने दे दो जो अंदर 2 आ जाए। हाँ जी, 6 से भाग दे दो, अंदर 2 आ गया और x आ गया। 2x, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, x का x माइनस 6 से जब मैं 90 में भाग दूंगा तो क्या आएगा? प्लस, माइनस से प्लस हो जाएगा ना, माइनस का प्लस हो जाएगा। 90 में 6 से 6 एकम 6, 6 एकम 6 बचा 3, 30, 6 पंजे, ये आ गया बराबर आ गया। 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 और ये x माइनस 6, एक तो आ गया x माइनस 6 और एक आ गया 2x प्लस 15 आ गया। अब क्या पूछा था? ठीक, कुटिल उद्भव। देखो अगर ये प्लस वाला है, प्लस वाले को जब मैं बराबर 0 रखूंगा तो माइनस में आएगा, माइनस वाले का हमें कोई कम नहीं है, ये माइनस वाला है। जब मैं x माइनस 6 बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर 6 आ जाएगा, माइनस चीज इधर जाके बराबर से इधर प्लस में आती है तो x बराबर 6 आ गया। क्या आया? ये 6, ये 6 आया है कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, एक दिन में कितने बर्तन बनते हैं? 6 बर्तन बनते हैं, 6 बर्तन। एक दिन में कितने बर्तन बनते हैं? 6 बर्तन बनते हैं। आ जाओ, दूसरा क्या है? 2x प्लस 3, यहां कर दू मैं, यहाँ 2x प्लस 3, 2 का 2, x का मान 6 प्लस 3, 2 छिक्के 12, 12 और 3 15, 15 आ गया। ये 15 क्या है? एक नग को निर्मित करने की लागत, मतलब एक नग क्या रुपए में बनता है? 15 रुपए में। एक नग कितने रुपए में बनता है? 15 रुपए में। ये 15 रुपए में बनता है, ये 15 रुपए में बनता है और ये 6 बर्तन बनते हैं एक दिन में। आंसर कितना आएगा? 6 तो हो गए बर्तन, बर्तन बनते हैं और 15 रुपए का एक बर्तन। हाँ, यही बात समझ में। अब मैं तुम्हें एक चीज बता दूंगा, 90 रुपए के थे, 15 रुपए का एक है, 6 बर्तन है, 15 छिक्के 90, 90 रुपए के हुए, प्रूव होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। देख लेना, वही बात है, माना है एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x मान लेना दे, ठीक है। और एक नग को निर्मित करने की संख्या, मतलब एक नग को बनाने की जो कीमत है, बनाने की जो कीमत है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x थी। x के 2 गुने 2x से 3 अधिक प्लस 3, 2x प्लस 3 थी, अधिक थी, तभी उस दिन में कुल लागत 90 रुपए थी। ये बन गया, x बन गया। इन दोनों में गुणा की, क्योंकि जब एक पेन का 5 रुपए कीमत है उसी हिसाब से मतलब गुणा होती है। जब आपको एक दिन का काम, मतलब एक दिन में कितने बर्तन बने हैं ये पता हो,
और एक बर्तन की कीमत कितनी है ये पता हो, तो पूरे दिन में कितने पैसे की लागत लगी है सभी बर्तनों को बनने में, गुणा कर दो, पता पड़ जाएगा। मैंने गुणा कर दी कि एक दिन में बनने वाले बर्तनों की संख्या की गुणा की मैंने एक बर्तन की संख्या में, तो सारी कीमत निकल के आ जाएगी। कीमत बता रहा है 90 है, बराबर 90 रख दिया, गुणा की बराबर 90, दीर्घा समीकरण बनाया, कॉमन लिया, कॉमन लेके एक आया x माइनस 6, एक आया 2x प्लस 15। फिर इस वाली चीज को मैं जब जीरो के बराबर करूंगा तो ये माइनस में आएगी, माइनस की क्या हमको काम नहीं है। अब जब मैं माइनस वाली चीज को x माइनस 6 बराबर 0 रखूंगा तो माइनस चीज हट जाएगी, प्लस में आ जाएगी। x बराबर 6, x क्या माना था मैंने, एक दिन में बनने वाले बर्तनों की संख्या 6 है, 6 बर्तन बनते हैं एक दिन में, ठीक है। और 2x प्लस 3 क्या था, ये था एक नग की कीमत क्या है, एक नग की कीमत 2x प्लस 3 है, तो 2 गुणा x समान 6 प्लस 3, 2 6 12 और 3 15। एक दिन में मतलब एक नग का कितना कीमत है, 15 रुपया। एक दिन में कितने बर्तन बनते हैं, 6। एक दिन एक बर्तन या एक नग की कीमत कितनी है, 15 रुपया। 6 बर्तन बनते हैं एक दिन में, 15 रुपया कीमत है एक नग की, यही आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अब आपकी एक्सरसाइज 4.2 समाप्त हो चुकी है। मैंने अब तक आपको चौथे चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 भी पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ। अब मैं आने वाला हूँ कल से एक्सरसाइज 4.3 पर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको हमारा समझाना अच्छा लगा हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सपोर्ट करें हमें भी, ठीक है। बताएं अपने कॉलेज, अपने स्कूल वाले बच्चों को, अपने आस पड़ोस वालों को। चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।